नमस्कार, ताल ठोक के आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या नोट पर चोट से वोट की दुकानें बंद हो जाएंगी। हम मानते हैं कि नोटबंदी पर सरकार के फैसले के बाद राजनीति हो रही है, जबकि ऐसे में राजनीति की कम और जागरूकता की जरूरत ज्यादा है। आज इसीलिए ताल ठोक के हम एक स्पेशल एडिशन लेकर आए। हम नोटबंदी के फैसले के बाद आज सबसे बड़ी बहस करने जा रहे हैं। 2 दिन के बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इसके ठीक पहले देश में एक अघोषित गठबंधन खड़ा हो रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में जहां आम लोग तमाम परेशानियों के बावजूद काले धन के खिलाफ एकजुट हैं, वहीं विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। जी न्यूज मानता है कि यह देश के लिए निर्णायक मौका है। घबराने का नहीं, समझदारी से काम लेने का मौका है। हो सकता है आपको अपने इलाके में इन दिनों बाजारों में, दुकानों में उतनी रौनक दिखाई ना पड़ रही हो, लेकिन इनके अलावा भी कुछ दुकानें होती हैं। ये वोट की दुकानें होती हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या काले धन के खिलाफ कड़े कदम से वोट की ऐसी दुकानों पर ताला लग जाने का खतरा है? क्या मुस्लिम, दलित, पिछड़े के नाम पर सजाई जाने वाली दुकानों के सामने अब शटर डाउन का खतरा है? प्रधानमंत्री ने गोवा से गाजीपुर तक अपने भाषणों में जब जब नोटबंदी का जिक्र किया, कई बार गरीबों के हक की बात की। जी न्यूज ये मानता है कि काले धन की वजह से किसी मुस्लिम, दलित, किसी पिछड़े का नुकसान नहीं होता, बल्कि इसके चलते देश के गरीबों का, देश के मध्य वर्ग का हक मारा जाता है। आज इसलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के इस कदम से मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के नाम पर वोट का सौदा करने वालों की दुकानदारी को खतरा हो गया, इसलिए महागठबंधन की आवाज लगाई जा रही। ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। की मालाएं ऐसी ऐसी मालाएं लगती थी, मुंडी भी दिखती नहीं थी। ऐसे ऐसे आप कभी अखबार में पढ़ते थे कि किसी मध्य प्रदेश में किसी सरकारी बाबू के घर में इनकम टैक्स वाले गए तो बिस्तर के नीचे से 3 करोड़ रुपया निकला। और एक घर में देखूंगा तो वो उठा करके तीसरे घर में छुपा देगा, तीसरे में करूंगा तो पहले में छुपा देगा। करेगा कि नहीं करेगा? ये बेईमान लोग रास्ता खोद देंगे कि नहीं खोद देंगे? तो मेरे पास एक ही उपाय था, एक साथ 1000 और 500 दोनों को कागज की गद्दी में डाल दिया। वो कई रोल खुद ही करते हैं। नॉर्मली फिल्म में अलग अलग रोल होते हैं, हीरो का रोल होता है, विलन का रोल होता है, कॉमेडियन का रोल होता है। वो तीनों रोल उन्होंने अच्छी तरह से कल गोवा में निपटाया। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या नोट पर चोट से वोट की दुकानों के बंद होने का खतरा है? दूसरा सवाल, क्या काले धन पर सख्ती के बाद पिछड़ों, दलितों, मुस्लिमों की सियासत करने वाले सदमे में हैं? देखिए, इसके पीछे यही है कि इन नेताओं के पास ब्लैक मनी है, इनके कार्यकर्ताओं के पास ब्लैक मनी है। रीजनल पार्टी ज़्यादातर अगर आप देखेंगे, ये तो एक तरह से दुकान की तरह चलाते हैं, लूट खसोट का इनका काम है। तो इन सबको समस्या है। मैं यही कहूँगा वे और शासन के और चीज़ों पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री के फैसले के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। तीसरा सवाल, आखिर क्यों काले धन पर मोदी के खिलाफ महागठबंधन बन रहा है? चौथा सवाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बेईमानी वाली सियासत बंद करा दी? साठ वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की। क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? और देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव से पहले जब वो चुनाव लड़ता है तो वो शायद किसी पार्टी का होता है, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में आ गया, वो कांग्रेसियों का भी प्रधानमंत्री है, कम्युनिस्टों का भी है, बीजेपी का भी है, सबका है। वो देश का प्रधानमंत्री है। आपको उसकी इज्जत करनी चाहिए।
और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल ऐसा क्यों है कि इंडिया काले धन के खिलाफ एकजुट है और विपक्ष मोदी के खिलाफ? तो आपको बता दें, ताल ठोक के आज हमारे साथ बात करने के लिए पैनल में कौन कौन से खास मेहमान हैं। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, वो राष्ट्रीय सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। राजीव रंजन हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं जेडीयू के, नीतीश कुमार की पार्टी के। गौरव भाटिया हमारे साथ होंगे, वो प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय सरदाना हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं। मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं, समाज सेवी हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और अभय दुबे हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, मध्य प्रदेश के नेता हैं, वो भी हमारे साथ आज ताल ठोक का हिस्सा बन रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अभय दुबे साहब, देश काले धन के खिलाफ खड़ा हो रहा है और आप प्रधानमंत्री के खिलाफ गठबंधन बना रहे हैं, महागठबंधन बना रहे हैं। काले धन के ही खिलाफ क्यों नहीं महागठबंधन बना लिया आप लोगों ने? हाँ रोहित जी, देखिए, समूचा देश त्राहिमाम कर रहा है, कतारबद्ध होकर खड़ा है। पैसे के अभाव में किसी का बच्चा दम तोड़ रहा है, किसी की शादियां टूट रही है, किसान रबी की फसल की बोनी के लिए बीज के पैसों के लिए त्राहिमाम कर रहा है। ऐसा नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी सरकार जिसको बड़ा बहुमत मिला, उसे लगा कि ये सारी अतिवादी कार्रवाई के लिए उसको इतना बड़ा बहुमत मिला, उसने उसके लेजिटिमेट धन को, उसके संवैधानिक धन को कागज के टुकड़ों में तब्दील कर दिया। मैं आग्रहपूर्वक भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, कठिन बहुत है मगर शायद वो जवाब देंगे उसका। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने 2014 में ये रिपोर्ट प्रस्तुत की कि 61,000 ट्रांजैक्शन सस्पिशियस पकड़े गए हैं और 3 लाख से अधिक प्रकरण फेक मनी के बने हैं। तो सरकार को चाहिए कि वो जो करेंसी है जिसमें फेक मनी को पंप किया गया है, उस करेंसी को बदल दे। सरकार ने जनवरी 2014 में ये निर्णय लिया, जब 12,82,000 करोड़ रुपए की मुद्राएं प्रचलित थी, कि उसमें से 3,61,000 करोड़ की करेंसी हमको बदलनी है। जनवरी 23 को ये नोटिफिकेशन इशू किया कि 3 महीने की हम विंडो देते हैं, 3 महीने बाद से आप उस करेंसी को बदलना प्रारंभ कर दीजिए। उस 3 माह के बाद मोदी सरकार सत्ता में आई। उस मोदी सरकार ने उस रिपोर्ट के आधार पर वो विंडो को, उन्होंने तत्काल बंद नहीं किए नोट, वो विंडो बढ़ाते बढ़ाते जून 2016 तक किए और लगभग 3,61,000 नोटों को, करेंसी को इस देश में से बदल दिया गया, जिसमें से फेक मनी बाहर हो गई, जिसमें से ब्लैक मनी को बाहर कर दिया। यही तो आग्रह देश कर रहा था। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन की लड़ाई के खिलाफ सब एक साथ हैं। मैं बधाई देता हूं, सुभाष चंद्रा साहब ने बहुत अच्छा कहा कि प्रधानमंत्री जी सारे राजनीतिक दल के हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। तो इसीलिए तो देश आग्रह पूर्वक उनसे निवेदन करता है कि प्रधानमंत्री जी, इन परिस्थितियों का सामना देश को करना पड़ रहा है। आप उसी योजना को जो मनमोहन सिंह जी ने लागू की थी और आपने कंटिन्यू किया, उसको भी अगर कंटिन्यू कर देंगे तो आज, क्योंकि 86% लिक्विडिटी उन बड़े डिनोमिनेशन की थी, 500 और 1000 के नोटों की, प्रधानमंत्री जी, तो छोटे छोटे आदमी के पास वो 500 और 1000 रुपए हैं, उसको अगर परेशानी से निकालना है तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है जो पहले भी आपने अपनाया है। लेकिन सिर्फ अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार और प्रसिद्धि पाने के लिए किया है तो ये बहुत अफसोसजनक है। गलतियां सबसे होती है प्रजातंत्र में, उसको स्वीकार करें और सुधार कर लें, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हम सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देने को तैयार हैं, मगर परेशानियों से इस देश के नागरिकों को निकालिए, इसका अंत नहीं है। नहीं तो ये 50 दिन का निर्णय भारत को 50 वर्ष पीछे धकेल देगा। नहीं, मुझे समझ नहीं आया सर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप सरकार के साथ हैं या आप सरकार के खिलाफ हैं? आपको फैसला पसंद है या आपको फैसला नापसंद है? आप महागठबंधन काले धन के खिलाफ बना रहे हैं, देखिए आप महागठबंधन सरकार के खिलाफ बना रहे हैं संसद के सत्र के लिए? रोहित जी, आपको क्या लगता है कि ये डिमोनेटाइजेशन एक बार कर देने से समस्या का समाधान हो गया? आप स्टडी करिए रिपोर्ट्स को, आपको फ्रीक्वेंटली रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद करेंसियां बदलनी पड़ेगी। जब तक हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर नहीं जाएंगे तब तक ये समस्या रहेगी। जो पड़ोसी देश हैं
जैसी मनोवृत्ति उनकी है वो पंप करते रहेंगे फेक करेंसी को। तो आपने जो हायर डिनोमिनेशन का नोट निकाला उस पर बाद में बहस करेंगे, लेकिन ये आपको लगातार रोहित जी करना पड़ेगा। और ये आज की नहीं, पहले से रिपोर्ट्स है जिसके आधार पर 23 जनवरी 2014 को इस पर काम करना प्रारंभ किया और भविष्य में भी आपको करना होगा। एक तथ्य का और खुलासा करता हूं कि जितने इस मोदी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में 12 लाख फेक करेंसी के प्रकरण आए हैं, उसमें 1000 के नोट से ज्यादा प्रकरण 100 रुपए के नोट के हैं, आप जानते हैं। तो भविष्य में आपको 100 रुपए का नोट भी बदलना पड़ेगा। 50 रुपए के नोट के भी कुछ प्रकरण हैं, अगर आरबीआई चाहेगा तो वो भी बदलेगा। जिस प्रकार हमने 14 में निर्णय लिया और 5 रुपए से लेके 1000 रुपए तक सारे बदल दिए, आज नहीं, इस करेंसी को जारी होने के कुछ अंतराल के बाद आपको फिर से ही निर्णय लेना पड़ेगा। तब भी क्या ये परिस्थितियां निर्मित होगी? तो इसीलिए हम आग्रह करते हैं कि काले धन के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ें, लेकिन उसका तरीका वही हो जो सब लोगों के सर्वमान्य हो, अर्थशास्त्रियों को सर्वमान्य हो। ठीक है सर, ऐसा नहीं कहना चाहता, क्योंकि कई बार लोकप्रिय निर्णय दो ऐसे लोग हैं सर, जिनमें से एक अर्थशास्त्री हैं और एक सामान्य नागरिक हैं। मैं उन दोनों से आपकी बात पे कमेंट लेता हूं, फिर मैं श्रीकांत शर्मा से आपके सवाल का जवाब दूंगा। मौलाना, आप हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, आप कुछ कहना चाहते हैं? अगर आप उनकी बात समझ पाए हो। नहीं, हम तो खैर नहीं समझ पाए। हमारी तो समझ में एक ही बात आई है। देखिए दुबे साहब, मैं एक बात बता दूं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि गलती उसी से होती है जो काम करता है, निकम्मों से गलतियां नहीं होती। अगर ये निर्णय ठीक नहीं था, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर ये निर्णय नरेंद्र मोदी का ठीक नहीं था, बीजेपी सरकार का ठीक नहीं था, एनडीए सरकार का ठीक नहीं था, तो आप लोग क्या कर रहे थे? 4 दिन हो गए, रोड पे उतर के आपके एहतजाज क्यों नहीं किया आपने? दंगा फसाद मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला कि वो पैसा सबके पास रखा हुआ है, सब चेंज कराने के चक्कर में लगे हुए हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में सब लगे हुए हैं। किसी को गरीबों की नहीं पड़ी है कि बैंकों में अगर लंबी, एक सेकेंड, आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, बैंकों में लंबी कतारें लगी हुई हैं, कोई पानी पिलाने के लिए उनको नहीं जा रहा है, कोई खाना खिलाने उनको। एक निर्णय अच्छा आया है कि ब्लैक मनी, जो करोड़ों रुपया जिनके घरों में दबा पड़ा है, वो लोग भूखों मर रहे हैं, अगर उनको एक सामान लाइन में लाकर के खड़ा करने का अगर बीजेपी ने कोशिश की है, तो मैं समझता हूं इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बात जो कल परसों कही है गोवा में कि 50 दिन थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, मैं समझता हूँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब 70 साल बर्दाश्त किए तो 50 महीने बर्दाश्त, 50 दिन बर्दाश्त करने में, जब उन्होंने ये कहा कि 50 दिन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर हम गलत हैं तो हमें बीच चौराहे पर खड़े होकर के जो सजा चाहे हिंदुस्तान की पब्लिक दे दे। इतना साहस होना चाहिए किसी को बोलने के लिए। खाली लाइन में लग के नोट बदलने से तमाशा नहीं होता। वहाँ मीडिया कहाँ से आई जहाँ आपका नेता खड़ा हुआ था? कैसे मीडिया वहाँ पहुँच गई? लाइन में खड़े होते तो ऐसी जगह जाते जहां कोई देखता ना आपको, फिर हम बहादुर समझते। गाली देने से किसी से कुछ नहीं होता है। एक निर्णय लिया गया है, सबको समर्थन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। अब रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, जिस तरह से हवाएं उड़ाई जा रही है कि साहब यूपी के चुनाव जीतने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं। हमें ये नहीं पता कि क्या अपनाया गया क्या नहीं अपनाया गया, लेकिन उन लोगों की नींदें जरूर हराम हो गई हैं जिन्होंने हमारे पेट काट करके, गरीबों के पेट काट काट करके वोट की राजनीति करने के लिए रुपया जमा कर रखा था। आज वो परेशान जरूर हैं। ठीक है सर, मैं, उन्होंने कहा अर्थशास्त्रियों से पूछ लीजिए, तो मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं, उसके बाद श्रीकांत जी और राजीव रंजन के पास जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियां खुद भी कंफ्यूज हैं असल में, और विरोध कई जगह तो केवल इसलिए हो रहा है कि विरोध करना है क्योंकि बीजेपी की सरकार ने फैसला लिया, या हम विपक्ष हैं तो हमारा काम है विरोध करना, चीज़ अच्छी हो या बुरी हो इसको बाद में देखेंगे, पहले विरोध कर लेते हैं? देखिए, ऐसा है कि आज गुरु पूर्णिमा है, सबको चांद अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें दाग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज कहने का मतलब ये है कि आम आदमी का अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये कदम अच्छा है, हम खड़े होंगे, कष्ट उठाएंगे, लेकिन देश के लिए अच्छा है। आज अगर सारी जनता रूलिंग पार्टी के डिसीजन का समर्थन कर रही है तो अपोजिशन को भी तो मुद्दा चाहिए। अगर जनता मुद्दा नहीं समझ पा रही है तो उनको मुद्दे दिखाने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे, नहीं तो उनका राजनीति में रोल क्या है। आज वो मुद्दा ढूंढने की कोशिश की जा रही है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसका इकोनॉमिक पहलू देखें, जिस तरह से, मैं ये पूछना चाहता हूं राजनीतिक पार्टियों से, इस देश में एवरेज सैलरी एक ईमानदार आदमी की कितनी है, और कोई भी घर 50 लाख से नीचे नहीं है। ईमानदार आदमी अपनी पूरी जिंदगी में इस देश में घर नहीं खरीद सकता। ये रेट क्यों बढ़े? क्या कारण थे? कौन लोग 50 लाख में घर खरीदते थे? आज इसके बाद पहला कसर क्या हुआ?
लोगों का पहला रिएक्शन ये है कि साहब रियल एस्टेट के दाम गिरेंगे, क्योंकि जो ब्लैक मनी से जो आपका इन्फ्लेशन हो रहा था वो रुकेगा। दूसरी बात, जो लोग ब्लैक मनी होर्डिंग करके कमाते थे उन पे लगाम लगेगी। टैक्स रेवेन्यू, जो पैसा आज आपके बिस्तरों और दरवाजों के पीछे दबा था, अगर वो इकोनॉमी में आता है, मैं एक स्मॉल कैलकुलेशन कर रहा था, इस देश का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज करीब 1 लाख करोड़ सालाना बढ़ेगा। उससे जो आपको रेवेन्यू मिलेगा वो कहां जाएगा? आपके एजुकेशन में जाएगा, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा, हेल्थ केयर में जाएगा, बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप, मैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ से जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप कम से कम एक इकोनॉमिक एनालिसिस करके, पूरी कैलकुलेशन करके बताइए तो सही नुकसान कहां हो रहा है इस देश का। तब तो हम प्रधानमंत्री को कहेंगे साहब ने डुबा दिया देश को। ठीक, आप कम से कम कैलकुलेशन तो दिखाइए। आप लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके पीछे एविडेंस नहीं दिख रहा है, और यही कारण है कि जनता आपके साथ शायद जुड़ना नहीं चाह रही है। ठीक है। और जो लंबी कतारों की आप बात कर रहे हैं, मैं वो भी बता दूं सर, जितने लोग ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं उन्होंने क्या किया है, झुग्गी झोपड़ी में, रिक्शे वालों में, सबको 4-4 हजार रुपए देके कहा आप इसको बदल लाओ, जो बदलवा के लिए आएगा 200 रुपए उसको पर दिन की दिहाड़ी या मेहनताना दिया जाएगा। लाइनें इसलिए कम नहीं हो रही हैं, इसलिए नहीं कि जिसको चाहिए वो लगा हुआ है। आज लोग हर तरह का हटकंडा अपना रहे हैं कि ब्लैक को व्हाइट कैसे किया जाए। आम आदमी की चिंता किसी को नहीं है, और कम से कम ब्लैक मनी वाला तो आम आदमी की चिंता नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं श्रीकांत शर्मा आपसे पूछ रहा हूं, जो बेसिक सवाल उन्होंने उठाया, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई और आयोजन है, कोई किसान है जिसको फसल के समय, ऐसे समय पे पैसे की जरूरत है, उन लोगों के लिए क्या रास्ता है? उनके लिए क्या सरकार ने सोचा नहीं, या फिर राजनीतिक पार्टियां सोचने दे नहीं रही उनको कि जो फैसले आपके लिए लिए जा रहे हैं उनको ना सुनिए, केवल वो सुनिए जो हम बता रहे हैं? देखिए रोहित जी, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करूं, जो थोड़ा 30 सेकंड मुझे ज़्यादा समय दीजिए, सबको सुना है, सबका जवाब मुझे देना है। 2014 में देश की जनता ने, क्योंकि उस समय वातावरण था, थोड़ा निराशा थी लोगों में, भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, राष्ट्रीय सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और दोनों ही मोर्चे पर प्राइम मिनिस्टर ने बहुत उम्दा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है। जब उरी का हमला हुआ, पठानकोट का हमला हुआ, इंची टेप लेकर प्राइम मिनिस्टर का सीना नापते थे, 56 इंच का कहाँ है, बताओ, दिखाओ। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब इन्होंने उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए, सबूत दो। नंबर 2, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम प्राइम मिनिस्टर ने चालू की है, कि युद्ध का ऐलान किया है, और ये जंग का ऐलान रोहित जी उनके खिलाफ है जो एक इस देश के अंदर नकली नोटों का कारोबार करते हैं, नशे का कारोबार करते हैं, आतंकवादियों को धन मुहैया कराते हैं, और जिन्होंने इस देश के गरीब के हक का जो पैसा है वो अपने बेडरूम में रखा है। ये उनके खिलाफ लड़ाई है। हमारी लड़ाई तो आम जनता की लड़ाई है, देश के लोगों की लड़ाई है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये लोग जो जनता का हवाला दे रहे हैं, आम जनता का हवाला दे रहे हैं, जहां जनता इस लड़ाई में प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ी है, वहीं ये प्राइम मिनिस्टर का विरोध कर रहे हैं। जहां तक आपने किसान की बात की है, बिल्कुल आज सरसों की बुवाई चल रही है, आलू की बुवाई बहुत हद तक पूरी हो गई है, लेकिन कहीं कहीं आलू की बुवाई होनी है। गांव के किसान के पास आज आप जिनका जितना पैसा आपके घर में है वो आप जमा करा सकते हैं, कोई टैक्स उस पर नहीं है। आप एक दिन के अंदर 10,000 रुपये निकाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। और गांव के अंदर लंबी लंबी लाइनें भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़रूरतमंद जो व्यक्ति है वही लाइन में है। दिल्ली की तरह नहीं है कि यहाँ पर फैक्ट्री वालों ने, अन्य लोगों ने भी अपने नोट बदलवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगा दी हैं। तो गांव की चिंता ये कांग्रेस के मित्र ना करें। जिन्होंने लोगों ने इस देश में कमीशन का काम किया है, वो एक मिशन पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर की आलोचना कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कोयले में कमीशन खाया, जिन्होंने 2G में कमीशन खाया, जिन्होंने किसान के लोन में कमीशन खाया, जिन्होंने LPG की सब्सिडी में कमीशन खाया, जिन्होंने गरीब की पेंशन में कमीशन खाया। तो कमीशन खोर जो पार्टी है वो कम से कम मिशन पर काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर की आलोचना ना करे। वो देश से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं। ये विपक्ष के लोग मिलकर प्राइम मिनिस्टर मोदी को समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, देश की जनता आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ खड़ी हुई। ठीक है, राजीव रंजन सर, एक राजीव रंजन जी सवाल ले लूं, बहुत देर से वो बैठे हैं हमारे साथ। अभय जी उसके बाद आप बोलिएगा, शुरुआत मैंने आप ही से की थी। राजीव रंजन जी, पहले दिन जिस दिन ये फैसला हुआ, इस देश के राजनीतिक गलियारे में पहले आदमी थे नीतीश कुमार, जिन्होंने इस फैसले की तारीफ की। मेरी जानकारी में उन्होंने खुल के कहा कि बड़ा अच्छा फैसला। लेकिन 3 दिन में ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों का स्टैंड बदल रहा है? नहीं, हम लोगों का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, नीतीश कुमार जी, आतंकवाद का सवाल हो, काला धन का सवाल हो, सर्जिकल स्ट्राइक का सवाल हो, GST का सवाल हो, नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़कर केंद्र सरकार की नीतियों का समर्थन किया और पूरी पार्टी
केंद्र के साथ इन फैसलों में साथ रही है। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम का दौर हो या उसके बाद जिन मुद्दों की ओर मैंने देश का ध्यान आकृष्ट किया है, इन सवालों पर जनता दल यूनाइटेड का यही मानना है कि ये राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न हैं और इन प्रश्नों पर एक सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए उसमें जनता दल यूनाइटेड ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। जहाँ तक इस 2-3 दिनों के अंदर स्टैंड बदलने का सवाल है, पार्टी का स्टैंड आज भी जो डीमोनेटाइजेशन को लेकर के कल था वही आज भी है। हमारा बस ये कहना है कि जनता की तकलीफ़ें कम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते थे, जो कदम उठाए जा सकते थे, वो कहीं ना कहीं नहीं वो ध्यान में रहे हैं। और एक मुकम्मल तैयारी के साथ इतने बड़े फैसले का ऐलान अगर होता तो निश्चित तौर पर जो कुछ मौतें हुई हैं क्यू में रहने वाले लोगों की या शादी के मौसम में जिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है कि कई जगहों पर जिस लड़की की शादी होने वाली है वो भी क्यू में दिखी है, तो इन सारी चीज़ों को एंटिसिपेट करना, इनका पूर्वानुमान करना और उनके आधार पर चाहे वो रिकैलिब्रेट करने का सवाल एटीएम मशीन्स का हो, उनके अंदर जो 500 और 2000 के नोट्स के स्लॉट को लेकर के जो प्रॉब्लम आया, जो करेंसी की अवेलेबिलिटी को लेकर के परेशानियां हुई, ट्रकों को लेकर के जो इंतजामात थे वो कमज़ोर थे, तो इन प्रिंसिपल इस फैसले के साथ पूरी मजबूती के साथ जनता दल यूनाइटेड खड़ी है। और नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल कहा था कि शुरुआत में परेशानी थोड़ी होगी, लेकिन कुल मिलाकर के काला धन पर ये एक बड़ा प्रहार है और उन्होंने इस फैसले को एक साहसिक कदम की संज्ञा भी दी। हमारा बस ये कहना है कि विरोध के लिए विरोध की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड का यकीन नहीं है, लेकिन जनता की कठिनाइयों के साथ सरोकार राजनीतिक दलों का रहेगा। लोकतंत्र में जनता की भूमिका सर्वोपरि है और इसीलिए उनकी परेशानियां बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, ऐसे फैसले को अमली जामा पहनाने के पहले इसका ध्यान जरूर मोदी जी और उनकी पूरी सरकार को करना चाहिए था। तो आप इस महागठबंधन का हिस्सा हैं या नहीं है जो इस फैसले के विरोध में बन रहा है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं, ममता बनर्जी है, वाम दल है? नहीं, अभी ऐसे किसी फैसले के साथ जनता दल यूनाइटेड का कोई साबका नहीं पड़ा है और अभी तक कोई जुड़ाव की आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। बुलाते हुए पार्टी का स्टैंड बिल्कुल काला धन के सवाल पर केंद्र के फैसले के साथ हम हैं और जनता की कठिनाइयों के लिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसे कदम जरूर उठाइए कि उनकी कठिनाइयां 50 दिन काफी लंबा वक्त होता है, ये इकोनॉमी की सेहत के लिए भी खतरनाक संकेत है और दूसरी तरफ आम जनता की कठिनाइयां भी बढ़ रही हैं। इन दो बिंदुओं पर जरूर केंद्र को ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अभी किसी महागठबंधन का हिस्सा बनने का निर्णय जनता दल यूनाइटेड ने नहीं लिया है। ठीक, आप कह रहे हैं कि फैसला अच्छा है, आप फैसले के साथ हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशंस में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड ये मांग कर रहा है बिना ये तय किए कि वो इस महागठबंधन का हिस्सा अभी होगा या नहीं होगा। परेशानी यहां है कि हमारी वोट की दुकानें बंद हो जाएंगी, या फिर परेशानी यहां है कि पुलिस का सायरन बजता है तो हड़बड़ी किन लोगों में बजती है? सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में बजती है जिन्होंने चोरी कर रखी है। तो क्या राजनीतिक दल इसलिए घबरा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अचानक इसलिए पैनिक बटन दबा रहे हैं, ममता बनर्जी इसलिए इसे ड्रैकोनियन फैसला बता रही हैं और मायावती इसीलिए तिल मिला रही। और इस वक्त बहस ये कि सारा देश काले धन के खिलाफ और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों? क्या नोट पर चोट से वोट की दुकान बंद होने का खतरा मंडराने लगा? हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, जेडीयू के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ होंगे। अब से कुछ सेकंड के बाद मुझे बताया गया अर्थशास्त्री हैं और गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हैं मौलाना अंसार रजा, वो भी हैं। ब्रेक के पहले अभय जी, हमने आप पर बात छोड़ी थी, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर, ऐसा क्यों है कि देश के लोगों को यह लगने लगा कि राजनीतिक पार्टियां जो असल में इस फैसले का विरोध कर रही हैं वो काले धन का समर्थन करती हैं, उनके पास काला धन होगा इसलिए उन्हें परेशानी हो रही है? नहीं रोहित जी, देखिए ये बात मुझको लगता है अर्थशास्त्री जी ने वो 2005 के पहले के नोट का केस स्टडी नहीं किया, इसलिए शायद वो अपना मंतव्य उस पर नहीं दे पाए। वो बहुत पारदर्शी प्रक्रिया थी जिसको हमारी सरकार और मोदी सरकार दोनों ने लागू किया। सेम यही था, बस डीमोनेटाइजेशन नहीं था। ये नहीं घोषणा की कि रातों रात करेंसी को बंद कर दिया। अब उस पर मैं नहीं जाना चाहता, छोड़िए। मैं कुछ राजनीतिक सवाल भारतीय जनता पार्टी के सम्मुख रखना चाहता हूं।
जब भी ये बात करते हैं, देखिए 23 मिलियन टन दाल जो 70 रुपए की थी, इस देश में 230 रुपए बिकी, 2,20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, 20,000 करोड़ का केजी बेसिन का घोटाला हुआ, 2.25 लाख करोड़ का राजस्थान का माइंस का बगैर टेंडर के एक ताने के एक दिन पहले दे दी गई 653 माइन, वो घोटाला हुआ, 36,000 करोड़ का नान घोटाला छत्तीसगढ़ का हुआ। ये सारे परोपकार नहीं है, ये भी काले काम थे। मैं ये पूछना चाहता हूं, बार बार भारतीय जनता पार्टी एसआईटी की बात करती है। रोहित जी, एसआईटी ने बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस दी थी, क्यों प्रधानमंत्री जी लागू नहीं करना चाहते? उन्होंने कहा कि 3 लाख रुपए से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, 15 लाख रुपए से ऊपर का अगर कोई कैश रखता है तो उस एरिया के इनकम टैक्स कमिश्नर से ऑफिशियल परमिशन ले और उसके बाद रख सकता है। क्यों लोकपाल का गठन भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती? अभी अर्थशास्त्री जी ने कहा कि तथ्यों पर बात नहीं करते। मैं बहुत बड़ा खुलासा और तथ्य रखना चाहता हूं, अपेक्षा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर घोषणा करे कि हम जांच कराएंगे। ये आरबीआई ने 8 जुलाई 2016 को 96,196 बिलियन रुपीस डिपॉजिट था, जिसमें डिमांड डिपॉजिट भी था और टाइम डिपॉजिट भी था, वो बढ़कर 1,02,082 बिलियन रुपीस हो गया। मतलब 5,88,600 करोड़ रुपए इन 2 महीनों में प्रधानमंत्री की घोषणा के पहले अतिरिक्त भराए डिपॉजिट हुए हैं। ये कैसे संभव हुआ? आप मेरे पास 15 का भी डेटा है, 14 का भी, 13 का भी, पिछले 10 साल का डेटा है। कभी भी 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर ये आंकड़ा नहीं गया। जब तो ये सरकार थी, आपसे डेटा मांगते थे काले धन का, तो आप कहते थे मैकेनिज्म नहीं है मेरे पास। आज कहते हैं कि मैं 10 साल का डेटा लेके बैठा हूं, इतना जमा हो गया, इतना निकल गया। जब आपसे कहते थे सरकार में रहते हुए कि काला धन कितना है, पैरेलल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, जरा बताइए, तो आपने कहा कि हमारे देश ने कोई मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया। आज आप कह रहे हैं कि मेरे पास 10 साल का भी डेटा है, 82 देशों से का भी डेटा है। अरे डेट का डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट 82 देशों से थे, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट हमारे 30 देशों से थे। क्या बात कर रहे हैं? एक फुल प्रूफ हमने इसीलिए तो कहा कि हमने ब्लैक मनी भी बाहर की उस फॉर्मूले से जो हमने प्रणब मुखर्जी के बयान है। सर, मुझे याद दिलाने की जरूरत पड़ रही है, आपको हैरानी है। ऑन रिकॉर्ड प्रणब मुखर्जी के बयान है, जिन्होंने बार बार ये कहा था आए थे रोहित जी, ये काला धन कितना है इसको मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। आज आप पूरा मेजरमेंट लेके बैठे हुए हैं, फीता लेके कि हमने माप रखा था, तब क्यों नहीं बताते थे देश को? अरे आज चलिए, आज तो सरकार आप भारतीय जनता पार्टी की है, जवाबदेही है, आप जांच सबकी करिए। आपने कहा कि हम तो आजादी के बाद से जांच कराएंगे। प्रधानमंत्री जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जो केनस्टार में इन्वेस्टमेंट किया था और कहा था कैपिटल गेन नहीं, सोर्सेस फ्रॉम अदर इनकम मान लीजिए, उसकी भी जांच कराइए, पार्टी की सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। मैं इस पर नहीं जाना चाहता, एक सकारात्मक बहस, क्योंकि सबसे आप रोहित सरदाना जी का शो पूरे देश में देखा जाता है, इसलिए सकारात्मक बहस इस पर होनी चाहिए कि कैसे मिलकर हम काले धन के खिलाफ लड़ें। हमने कहा काले धन की लड़ाई में साथ है प्रधानमंत्री जी, लेकिन इस तरीके को बदल दीजिए। अगर देश का वो जो माइक्रो लेवल पर नीचे का आदमी परेशान है और धन्ना सेठ घर में, देखिए रोहित जी क्या हुआ, मैं जो बता रहा हूं 5,88,000 बैंक में डिपॉजिट हो गए, उसके अलावा बड़ी मात्रा में सोना खरीद लिया बचे हुए लोगों ने। आज जो सुरक्षा निधि महिलाएं रखती थी, उसमें वो ये तय कर रही कि भविष्य में मैं सोना खरीद के रखूंगी। तो बड़ी मुश्किल में दोनों सरकार ने मिलकर ये तय किया था कि हम सोने के संग्रहण की मनोवृत्ति को दूर करेंगे। आज उस दिशा की ओर फिर हम देश को ले जाना चाहते हैं। तो ये जो एडवर्स और साइड इफेक्ट हैं इस पूरी प्रोसेस के, इसको दूर करना चाहिए हम। दुबे जी, मौलाना आप कुछ कह रहे हैं? दुबे जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने परसों गोवा में एक बात और कही है कि अभी हम इसी से बस नहीं करेंगे, भी बहुत सारे प्लान हमारे दिमाग में हैं। इस मुल्क को अच्छी रास्ते पर लेकर के आना है, तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाना है, हमारे ऊपर भरोसा रखिए। अभी क्या क्या हथौड़े मारेंगे वो ये तो वक्त बताएगा। मैं समझता हूं कि जितनी सियासी पार्टियां हिंदुस्तान की है, मोदी जी साहब आम जनता पर नहीं मारे हथौड़े, काले धन वालों पर मारे, यही तो हम कह रहे हैं। अरे तो भाई देखिए, गेहूं के साथ थोड़ा बहुत घुन तो पिसेगा। उन लोगों आम जनता कौन है? सर एक मिनट सर, आम जनता कौन है? ये नहीं है कि आम जनता मौलाना अंसार आम जनता नहीं है भाई साहब। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मुझे आम जनता नहीं मानते, विजय जी को आम जनता नहीं मानते, मैं तो आपको भी आम जनता मानता हूं। मैंने फोन किया तो पता लगा आप पेटीएम की लाइन में लगे हुए हैं। मैं देखिए
रोहित जी देखिए, मैं मेरी खेत की बोनी के लिए जब मैं कल गांव गया, आप विश्वास रखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर आंख पे पट्टी बांध रखी तो मैं नहीं उसका समाधान ढूंढ सकता। इनको देखना चाहिए जाकर के कि लोग सचमुच बहुत परेशान हैं। अच्छा, आप कैमरा लेके गए थे कि नहीं गए थे, ये बताइए। ठीक कराने के पैसे नहीं, पाइप आपने सेल्फी ली कि नहीं ली दुबे जी? नहीं, देखिए इस बहस को इस तरीके से आप डिरेल नहीं करिए। फिर अगर हमने एक बात कह दी है तो आप उसको दूसरे एंगल से लेकर के साहब हम लाइन में लगे थे। खुली निगाह से आम आदमी जो परेशान है उसको इतनी दिक्कत नहीं है, इसलिए कि आम आदमी के पास उतना पैसा नहीं है कि वो काले धन को सफेद करता फिरे। उसके पास तो आम आदमी के पास गए, यही तो बात है। जिसके पास छोटा छोटा पैसा है वो भी त्राहिमाम कर रहा है, और जिसके पास बड़ा है वो हाथ जोड़े हाथ बांधे खड़ा है 24 घंटे। मैं तो श्रीकांत जी से इतना कहना चाहता हूं, श्रीकांत जी बहुत अच्छा कदम उठाए और थोड़ा सा इतना सहूलियत देख लेते कि गरीब आदमी ज्यादा परेशान ना हो। बहुत ज्यादा वक्त जो दिया गया है कुछ उसका हल्का करके, जो आदमी गरीब आदमी दिन भर मजदूरी करता था, 500 रुपया 200 रुपया कमाता था, वो लाइन में लगा है 100 रुपये चेंज कराने के लिए, 200 रुपये चेंज, उसको कुछ सहूलियत दे दीजिए। कदम मोदी जी का बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है और पूरे मुल्क में तारीफ हो रही है। ये अलग बात है कि मोदी की तारीफ करने के लिए कोई निकले बाहर या ना निकले, लेकिन मैं समझता हूं कि कदम बहुत अच्छा है, भ्रष्टाचार खत्म होगा। एक चीज मैं गौरव भाटिया से पूछना चाहता हूं। गौरव भाटिया, ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप और मायावती एक मंच पे आके बैठ गए, एक साथ हो गए, हाथ मिला लिया दोनों, महागठबंधन में हो गए दोनों? नहीं रोहित जी, मैं तो समझता हूं कि ये गलत सवाल है, क्योंकि अगर किसी मुद्दे पे हम कुछ सुझाव देते हैं तो कोई भी अच्छी सरकार जो होगी, जो संवेदना रखती है, वो उस सुझाव को गुणात्मक रूप में देखेगी कि अच्छा है या बुरा है। मैंने आपके शो पे भी और कई जगह एक बात कही कि जब नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करी तो हमने उसका स्वागत किया, लेकिन रोहित जी उसके साथ साथ कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सी कमियां हैं। आम जनता परेशान है और हम तो फिर भी गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता श्रीकांत भाई बैठे हैं, कि जहां सुझाव अच्छा लगे कम से कम उसको लागू करिए। 5 दिन पहले भी हमने एक सुझाव दिया था कि जो प्राइवेट अस्पताल है उसमें 500 और 1000 के नोट लिए जाएं, क्योंकि जान जा रही है लोगों की, लेकिन उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, किसानों को बहुत दिक्कत आ रही है, उनके लिए ये टाइम है जब वो बीज लेके बोते हैं, तो इसलिए उनका भी ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से कदम उठाए रोहित जी, जिससे कि किसानों को दिक्कतें ना हो, और अभी भी प्रधानमंत्री जी को अखिलेश यादव जी ने पत्र लिखा है कि इस पे भी ध्यान दीजिए। तीसरी बात और है, जो टूरिस्ट आ रहे थे एकदम से, क्योंकि ये घोषणा हुई, आगरा में भी और जगह पे भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल काउंटर्स खोले और केंद्र सरकार से भी विनती करी कि ध्यान रखें कि उनको भी करेंसी एक्सचेंज करने के लिए सुविधा मिले और दिक्कत ना हो। सबसे ज्यादा कष्ट ये है कि ये जो अंदर बंगलों में लीडर हैं, ये लोग बाहर निकल के नहीं देख रहे कि जहां पे जो महिला जिनकी खुद शादी है वो लोग आज कतार में लगी हुई हैं एटीएम में। आप दूसरे चैनल पे स्टोरी चल रही थी, आपके चैनल में भी कुछ दिखाया जा रहा था कि वो एटीएम जाती है, उनके बाप जो है, जो पिताजी है, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, और जिस दिन शादी है रुपया निकालने के लिए लगी है और रुपया नहीं मिल रहा। 2 से 2.5 लाख रुपए उन्होंने जमा कराया अकाउंट में और आज लिमिट है इसलिए नहीं निकाल पा रही। तो ये सब जो परेशानियां हैं, जहां तक सही है उस पर ध्यान आकर्षित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। आपको देना चाहता हूं सर, अपने चैनल पे मैंने ये खबर भी देखी सर, एक आदमी लाइन में लगा हुआ है, वो कह रहा है मेरे बच्चे कल से भूखे हैं, उनको खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं, मेरे बच्चे पीछे गाड़ी में सो रहे हैं। अब ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा सर? अगर आप लोग जमीन पे जा रहे हैं, नहीं तो लोगों से मिल रहे हैं, आप तकलीफ देख रहे हैं सर, तब तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर आप टीवी देख के आ रहे हैं और मुझसे ये कह रहे हैं कि मैंने ट्विटर पे पढ़ा है, मैंने फेसबुक पे देखा है, या मैं टीवी देख के आया हूं, तो सर थोड़ा सा मुझे लगता है आप लोगों को भी पता है इस चीज को कि कैमरा के सामने बहुत सारी चीजें कैमरा के लिए की जाती हैं या करवाई भी जाती हैं, और वो कौन लोग हैं करवाने वाले वो भी आप जानते होंगे। नहीं रोहित जी, नहीं रोहित जी, अब मैं अपनी बात रख दूं। ये पूरी जनता में ये एक संदेश है कि जो इंप्लीमेंटेशन है पॉलिसी का वो बहुत फॉल्टी है, खराब है,
और कहीं ना कहीं जो पहले से कदम ठोस उठाने चाहिए थे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले, वो नहीं हुआ। आज भी हम इस पे राजनीति नहीं करेंगे, मैं इस पे हम एग्री केवल करता हूं सुझाव आपसे। दे रहे हैं। गौरव वो भाटिया, सुझाव मैं सही आपसे है इस पे और एग्री उन करता सुझाव हूं को लागू होना चाहिए। कि योजना अच्छी थी, इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है। ये पर बात क्या ठीक है। देश की जनता ने महागठबंधन बना लिया? क्या बिल्कुल महागठबंधन बना लिया? क्या देश की जनता ने महागठबंधन बना लिया? मैं क्या? रोहित जी कुछ सवाल राजनीतिक भाजपा से पूछ लूं? सर, राजनीतिक आप पार्टियां, मुझे समय दीजिए। सर, राजनीतिक मैं बड़े सवाल आपके चैनल पे पूछ रहा हूं। सर, मैं लंबे समय के लिए आज आपको बुला के लाया हूं, तो सुन कुछ लीजिए। आप आधे घंटे लेट आए, थोड़ा सा उसका अर्जाना भी तो दीजिए ना, उस सवालों का जवाब आप भी दीजिए। तो सवाल यह है सर, महागठबंधन जनता ने बना लिया क्या देश की? देश की जनता ने महागठबंधन बना लिया क्या सरकार के खिलाफ कि इसको उखाड़ फेंकेंगे, इसने हमको लाइन में लगा के खड़ा कर दिया? रोहित जी, आपने देखिए, मैं आपसे बल्कि एक बात कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां जिनमें अक्सर विरोध चलता है, अगर वो सब भी एक ही बात करें, पूरे देश में जो बड़ी पार्टियां हैं आज, सब के सब एक बात कह रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन खराब है, इसको सुधारिए। कोई यहां पे राजनीति नहीं कर रहा, सिर्फ भाजपा राजनीति कर रही है। सर, मैं समझता हूं जो आपने ममता सुझाव आए, बनर्जी के बयान नहीं उसको सुने, गुणवत्ता पे देखिए। आपने अच्छा अरविंद लगे केजरीवाल के सुझाव, बयान तो नहीं उसको सुने जो लागू ये कह रहे करिए। हैं कि इस और फैसले को यही वापस भाजपा लीजिए, नहीं रोल कर बैक रही है। कीजिए। आप लोग उनके साथ हैं कि नहीं है? ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ हैं कि नहीं आप? नहीं, हमने रोलबैक की बात नहीं करी है रोहित जी। हमने 3-4 सुझाव दिए हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी दे रहा हूं, और मैं समझता हूं उसको लागू करेंगे तो आम जनता का जो कष्ट है वो कम होगा और स्कीम बेहतर लागू हो पाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है केंद्र सरकार से इस पूरी पॉलिसी को लागू करने में। अखिलेश जी कह रहे थे ना, थोड़ा टाइम और बढ़ा देते 500,000 के नोटों का। हम लोग बिल्कुल कह रहे थे कि कुछ समय इसलिए बढ़ा दीजिए आप कि कम से कम जो लोग हैं जिनको कष्ट हो रहा है, एक आप लिमिट करके, जैसे एटीएम में रुपया खत्म हो रहा है, कैलिब्रेशन के लिए 3 हफ्ते मांगे जा रहे हैं, तो ये कैलिब्रेशन पहले भी हो सकता था रोहित जी, जब आपने पॉलिसी इंप्लीमेंट करी कैलिब्रेशन नहीं हुआ। आज एटीएम में इतना रुपया ही नहीं है। हरियाणा के एक गांव की स्टोरी चल रही थी जहां पे खपत 20 से 25 लाख की है और रुपया केवल 4 से 5 लाख दिया जा रहा है। कल ही की मैं बात कर रहा हूं, मैं खुद देख रहा हूं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में एक बैंक है, वहां सुबह से लेकर रात तक लोग लाइन में खड़े हुए हैं और उनको नोट नहीं मिल पा रहे। 2000 का नोट दिया जाता है, जो 2000 का नोट कहीं चल नहीं रहा क्योंकि 100 रुपए जो वापस देने के लिए वो है ही नहीं मार्केट में। तो ये सब बिल्कुल लाजमी दिक्कतें हैं। मैं समझता हूं इस पे राजनीति ना करके इसको अच्छा सुझाव समझ के इसको लागू किया जाए, तो इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, श्रीकांत शर्मा, अब बोलिए जो बातें गौरव भाटिया कह रहे हैं, क्या सरकार की पॉलिसी में, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में वो बिंदु मिसिंग है जो उन्होंने सवाल उठाए? और मिसिंग है तो क्यों? रोहित जी, बहुत शालीनता के साथ सबने अपने गौरव भाटिया जी को सुना है और मैं अपेक्षा करूंगा कि गौरव जी बहुत शालीनता से सबको सुनेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। नंबर 1, गौरव जी किसान की बात कर रहे हैं, गौरव जी गांव की बात कर रहे हैं। गौरव जी, आप ये तो बता दीजिए कि इस देश के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन पर पहले 14 नवंबर तक उनको टोल फ्री किया गया था, अब वो 24 नवंबर तक टोल फ्री हैं। आपकी नाक के नीचे ये यमुना एक्सप्रेस वे जो बना हुआ है, इसका आप टोल फ्री तो करवा नहीं सकते और यहाँ बैठकर इतना लंबा लंबा भाषण आप दे रहे हैं। दूसरा, किसान की चिंता छोड़ दीजिए। किसान के लिए इस देश में हमारी सरकार ने कोई इनकम टैक्स किसान के ऊपर नहीं है। किसान का पैसा अगर किसान के बैंक में है तो 10,000 रुपये किसान विड्रॉ कर सकता है, कोई आपत्ति नहीं है कहीं पर भी। और गांव में, मैं भी गांव 2 दिन घूम कर आया हूं, कहीं किसी दिक्कत तो है, जमीन पर दिक्कत है, समस्याएं भी हैं, लेकिन तमाम समस्याओं के बावजूद भी आज गांव का आदमी, इस देश का नागरिक, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग का ऐलान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके साथ खड़ा हुआ है। जहां देश के प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, वहीं एक हिंदी का मुहावरा है कि चोर चोर मुसेरे भाई, मिलकर प्राइम मिनिस्टर को समाप्त करना चाहते हैं। तो आप गौरव जी प्लीज, आप ये देखिए कि किसान की चिंता करते हैं, लेकिन किसान का जो फसल बीमा योजना आई है उसमें आप किसान की कौन सी फसल को बीमा के दायरे में लाना है, कौन सी को नहीं लाना, उसकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं। जो नहर नाले अभी तक खुदे नहीं है उनकी चिंता आप नहीं कर रहे हैं, उसको बिजली मिले इसकी चिंता आपको नहीं है, और वो जो गेहूं और सरसों खरीद के लाता है पर्याप्त मात्रा में आप कांटे लगाएं उसकी चिंता नहीं है। तो आप कम से कम किसान की बात कम से कम मत करिए, आम जन की बात आप सुन लीजिए। चिंता करिए कि जो खनन माफिया है, जो भू माफिया है,
जो गुंडई से पैसा जो अर्जित किया है सपा ने, उस पैसे पर जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों में मैं जवाब दे दूं क्या रोहित जी? ठीक है, आप आम जन से परेशान नहीं है। ठीक है, आप जवाब दीजिए गौरव भाटिया, फिर राजीव जी के पास जा रहा हूं। बोलिए गौरव। मैं जवाब देता हूं आपको, सुनिए। बोलिए गौरव भाटिया। हाँ, मुझे देखिए आज व्यापम स्कैम की बात नहीं करूंगा। सुनिए श्रीकांत भाई, सुनिए। हाँ, अब सुनिए, देखिए आपकी बात मैंने सुनी, अब आप भी शालीनता दिखाएंगे, इतनी उम्मीद करता हूं। आज बाकी मुद्दों पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप इधर उधर भटक रहे हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। आप पिछली बार भी मेरे साथ डिबेट में थे, मैंने आपसे यही गुजारिश करी थी कि प्राइवेट अस्पताल में जो लोग मर रहे हैं, गरीब अपने पूरा कैश जो जमीन बेच के आता है या इलाज कराने, आपने कहा था इस पे जरूर हम लोग विचार करके कुछ करेंगे। 5 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात, किसानों के लिए लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस कौन लाया, हम सब जानते हैं। मैं आपसे एक मोटी बात करता हूं, मेरा सवाल यह है कि आप भ्रष्टाचार से लड़ने की बात करते हैं, क्यों भाजपा आज तक लोकपाल 2.5 साल हो गए नहीं बना पाई? क्यों भाजपा ने पिछले 6 साल में 1000 करोड़ रुपया चंदा लिया और उसमें 700 करोड़ रुपया चंदा 20,000 से कम का दिखाया, जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया गया? आप ही की रिपोर्ट में लिखा है, जो आपने इलेक्शन कमीशन को फाइल करी, कि 84 लाख रुपए डोनेशन भाजपा ने लिया, ऐसा जिसमें कोई पैन कार्ड एड्रेस नहीं था डोनर का। ऐसा क्यों किया गया? और 107 करोड़ रुपया मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था, सत्या इलेक्टोरल ट्रस्ट है और जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट से आपने 63 करोड़, 200 करोड़ रुपया एक साल में लिया। क्या ऐसी मजबूरी रही? कभी देखा कि ये काला धन है, ये सफेद धन है? कौन सा ट्रस्ट है? आपने नहीं बताया। दूसरी बात राजनीतिकरण की करूंगा, जब आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के अच्छे सुझावों को भी राजनीति में तौल देंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में गाजीपुर में प्रधानमंत्री जी जाके और इसको भी एक चुनावी मुद्दा बना देंगे, जैसे आपने सर्जिकल स्ट्राइक को बनाया, आप खुद ही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का सहयोग खो देंगे, क्योंकि आपको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की याद केवल जीएसटी में जब आपको जरूरत थी तब आई। अब हमारे अच्छे सुझाव भी आपको खराब लग रहे हैं, क्योंकि आपको इन मुद्दों पे राजनीति करनी है, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया। ओके गौरव जी, यमुना एक्सप्रेसवे टोल फ्री होगा कि नहीं होगा जब तक ये मामला सुलट नहीं जाता नोटों वाला? इतना तो करवाइए कम से कम। आप साथ हैं तो लड़ाई में काले धन के खिलाफ? नहीं, मैं समझता हूं भाजपा और समाजवादी पार्टी में कुछ तो फर्क होगा। हमारे मित्र हैं श्रीकांत जी, 5 दिन में तो प्राइवेट अस्पताल में 500,000 के नोट नहीं करवा पाए। आज ये सुझाव आया है, इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जरूर अध्ययन करेगी, मैं आपसे कह के जा रहा हूं, और उसके बाद जो संभव होगा जनता की सहूलियत के लिए वो करेंगे। एनएचएआई के सारे टोल फ्री थे, हम आप लोगों को उस 4 दिन में ख्याल नहीं आया। ठीक है सर, हम मानते हैं, लेकिन हम अपनी पीठ थपथपा लेंगे अगर आपने हमारा सुझाव मान लिया तो, थोड़ी देर के लिए, जैसे आप लोग अपनी अक्सर थपथपा लेते हैं। राजीव जी, आप हाथ उठाए थे बहुत देर से, प्लीज मैं माफी चाहता हूं, आपसे कमेंट नहीं ले पाया, बोलिए अपनी बात। जी हाँ, नहीं मैं ये कहना चाहता था, देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक बात जरूर समझनी होगी, हर फैसले के साथ सारे लोग सहमत नहीं होंगे। लोकतंत्र में असहमति को भी दर्ज करने के लिए एक बड़ा दिल आपको बनाना पड़ेगा। कई बार बड़े फैसलों के समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो आचरण दिखता है वो कहीं से भी सर्वानुमति के पक्ष में नहीं है। वो एक बहस जरूर निरुद्देश्य बहस की तरफ बढ़ते हैं कि कहीं ना कहीं इस बहस पर विभाजित राय देश में दिखे। मुझे लगता है जब आज जनता दल यूनाइटेड से लेकर तमाम राजनीतिक दल इन प्रिंसिपल इस फैसले के साथ हैं, उनकी असहमति अगर है तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है। कमजोर जो तरीके से इस फैसले के क्रियान्वयन की जो कार्रवाई और इसके ऐलान के पहले जो मुकम्मल तैयारियां नहीं दिखी, उसको लेकर के ज़्यादातर दलों की नाराजगी है। ठीक है, इसको स्वीकार करके आप बेहतर करने की दिशा में कोशिश करने के बजाय काला धन के सवाल पर आप तमाम राजनीतिक दलों को गालियां देते हैं। जो लोग विरोध करते हैं उनको आप काला धन के हिमायती बताने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है आपको अपने आचरण पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए। नेपाल में आपकी भत पिट गई इसलिए कि वहां एक तरफ आप राहत का कार्य कर रहे थे और पार्टी के प्रवक्ता यहां ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ऐसा नेपाल में कभी नहीं हुआ। दूसरी बार म्यांमार में हम लोगों ने देखा किस तरीके से हॉट परस्यूट को लेकर के भत पिटी आपकी, और सर्जिकल स्ट्राइक को भी लेकर के कभी आरएसएस को क्रेडिट देना, कभी कुछ। पूरा देश आपका समर्थन कर रहा है, भारतीय सेना का समर्थन कर रहा है, और आप कुछ न कुछ ऐसा जरूर करना चाहते हैं कि तुरंत राजनीतिक लाभ आपको मिले। और
ये सच है, ये आशंकाएं गलत नहीं है कि जिस तरह से इस फैसले के साथ पूरा देश खड़ा है, तो आपको भी ये राजनीतिक दल के फायदे और नुकसान की दृष्टि से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ये चुनावी मुद्दा बनाने की आप कोशिश करेंगे तो जिनके राजनीतिक हित टकराएंगे वो अपने तरीके से जनता के सवालों पर भी सामने आएंगे। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से बार बार हम पिछले जो 2.5 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के जो ये 2.5 वर्ष हैं, इसमें पार्टी और सरकार के बीच जिस तरीके का जो रिश्ता दिखता है, ऐसे कई सवाल हैं जहां पार्टी पीछे खड़ी हो सकती है, कम बोल करके भी पार्टी देश का ज्यादा भला कर सकती है। लेकिन मुझे लगता है ये प्रशिक्षण का अभाव है या ये रणनीतिक जो चातुर्य है, ये कई बार गलतियां जानबूझ करके की जाती है उसको अवसर में बदलने के लिए। लेकिन इससे देश में इन सवालों पर सहमति का जो भाव पैदा हो सकता था उसको ये खुद कमजोर करने की कोशिश करती। ठीक है, हम सवाल ये है कि तो क्या ये समझे नाराजगी इस बात से है कि सरकार ने काले धन पर फैसला लिया है तो कहीं बीजेपी चुनाव में उसका फायदा ना पा जाए, इसलिए बाकी राजनीतिक पार्टियां काले धन की हिमायती बन के खड़ी हो जाएंगी, और अगर काले धन की हिमायती नहीं है तो फिर इस फैसले के विरोध में खड़े होने से वो क्या मैसेज दे रही हैं पूरे देश के लोगों को, ये भी समझने की बात। सवाल ये है कि नोटबंदी पर जब पूरा देश एक तरफ है काले धन के खिलाफ, तो विपक्ष एक तरफ क्यों है सरकार के खिलाफ। हमारे साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हैं, राजीव रंजन जेडीयू से हैं, गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी से हैं, अभय दुबे कांग्रेस से हैं, विजय सरदाना साहब अर्थशास्त्री हैं और मौलाना अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं। इन सब से हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक के पहले श्रीकांत जी, आप अपनी बात रखना चाहते थे, आपने सबकी बातें सुनी है, आपके ऊपर सवाल हैं बहुत सारे, आप जवाब दे लीजिए, फिर मैं विजय जी से कमेंट लेना चाहता हूँ, बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो काबिल मित्र हैं हमारे भाटिया जी, उनको इतना कहना चाहता हूं कि आप बार बार बीजेपी ने कितना कहाँ खर्च किया, इसके लिए भाटिया साहब एक व्यवस्था है इस देश में, चुनाव आयोग सब पॉलिटिकल पार्टियों को मॉनिटर करता है, तो अब सभी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव आयोग को रिपोर्ट करती हैं। आगे से अगर ऐसी व्यवस्था बना दें कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाटिया साहब को रिपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। नंबर 2, आप सुनी सुनाई बातों पर तो यकीन कर रहे हैं, लेकिन आपकी नाक के नीचे यमुना एक्सप्रेस वे पर लंबी लंबी लाइन है, पैसे पुराने नोट नहीं ले रहे हैं, नए नोट वो मांग रहे हैं, लोगों को हरेसमेंट कर रहे हैं, वो आपको मेरे माध्यम से ही आप तक जानकारी आ रही है। तो आप उसकी चिंता करिए कि आपने जो धन संग्रह किया है, जो खनन माफिया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको करारा जवाब देता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट यही दिक्कत है श्रीकांत भाई, लगता है कि आप लोग हर पूरी चीज पे सरकार राजनीति करना चाहते हैं। वहां अगर आप सुन लीजिए, राजनीति तो करेंगे, आपके खिलाफ हम तो राजनीति करेंगे, हम तो राजनीति करेंगे कि 2014 के चुनाव में देश की जनता ने इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने के लिए हमको वोट दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर हमको वोट दिया है। क्यों नहीं बना, मेरा पहला सवाल अच्छा है, काम करते मेरा हैं, पहला सवाल 2.5 साल में लोकपाल क्यों नहीं बना, सरकार का विरोध करते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय उसके अधीन हो जाएगा, इसलिए आप सुन लीजिए, मैंने आपको स्वतंत्र हो जाएगी, इस तरह से चर्चा को डिस्टर्ब मत करिए। काले धन की लड़ाई है, मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, आपने जब सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जब आप जनता मैंने आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, आपने मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आप चुनाव आयोग तो नहीं है ना, आप एक पार्टी के लोकपाल क्यों नहीं आया 2.5 साल में, आप बताइए। मैंने दूसरा सवाल आपसे किया, कैसे था कि आपके वेस्ट बंगाल यूनिट ने 1 करोड़ रुपया बैंक में कुछ घंटे पहले ही जमा कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा भी नहीं करी थी, और वेस्ट बंगाल यूनिट आपका 1 करोड़ रुपए जमा कर रहा था। और आपके ही संजीव कंबोज है हरियाणा के, उन्होंने 6 तारीख को एक पिक्चर ट्वीट करी, लाखों रुपए 2000 रुपए के नोट की गड्डियों का, 6 तारीख को उनके पास कैसे ये सर सुनिए ना, बोला है तो आप, मैं फिर कह रहा हूँ, ये व्हाट्सएप हमेशा कड़वा होता है। सर सुनिए ना, ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के चक्कर में मत पड़िए। केंद्र सरकार ने सर सुन लीजिए, ये मेरा एक सवाल है, गोपनीयता क्यों नहीं बना के रखी। गौरव जी मेरा रिक्वेस्ट है, ये व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर के चक्कर में मत पड़िए। आप लोग जब इनसे कोई जानकारी लेके आए तो उसको वेरीफाई करके आएंगे तो नहीं रोहित जी, आप लोगों के लिए खुद ही कठिन हो जाएगा फिर फेस सेविंग करना, वेरीफाई हमारे लिए बहुत बार हो जाता है। सर संजीव कंबोज सर सुनिए, नहीं रोहित जी, संजीव कंबोज का सर फोन इन इंटरव्यू करवा दिया सर परसों टेलीविजन पे, वो खुद कह रहा है सर व्हाट्सएप पे मेरे पास फोटो आई थी, आप देख लीजिए, ये फोटो मेरी नहीं है, ये फोटो किसी और की है, मैंने वो फोटो पाई तो मैंने वो फोटो पोस्ट कर दी।
अब बताइए सर, कंबोज ने वो अब उस आदमी को delete ढूंढिए कर कि वो दिया आदमी है। कौन है, आपको जानकारी है रोहित अब वो जी? आदमी ढूंढिए वो आदमी कौन है। उन्होंने फोटो डाली, अब डिलीट कर दिया। सर मैं वही तो कह रहा हूँ, उस आदमी को तो ढूंढ लीजिए वो आदमी कौन है। सवाल, आप लोग बड़े सवाल से भटक रहे हैं। डिलीट क्यों किया? आप लोग बड़े सवाल से भटक रहे हैं। बड़ा सवाल ये है सर, अगर देश की जनता इतनी नाराज है कि भाई, अगर देश की जनता इतनी नाराज है, 1 करोड़ रुपया गौरव भाटिया जी, अगर देश की जनता इतनी नाराज है, अगर देश की जनता पानी पी पी के नरेंद्र मोदी को कोस रही है, एटीएम की लाइन में लगी है, अंदर जाने में 6 घंटे लगते हैं और अंदर जाके उसे पता लगता है कि पैसे नहीं मिल रहे, वो इतनी त्रस्त हो चुकी है। राजनीतिक रन सर मैं फिर सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं हम तो कह रहे हैं जब जागो तब सवेरा। मैं सवाल पूछ रहा हूं अभी भी सुधार ले आइए। सर मैं सवाल जी अभी क्या बिगड़ा है? सर आपने सजेशन दिया, मैंने कहीं नहीं टोका रोका, कम से कम आगे आपका उसको ठीक सजेशन कर मैंने दिया जाए। पूरी तरह एयर पे जाने दिया कि हो सकता है प्रधानमंत्री कहीं गलती से टीवी देख रहे हो तो उन तक पहुंच जाए। इसलिए सर जब मैं आपके सजेशन में टोक नहीं रहा था, आप मेरा सवाल तो सुनने दीजिए विजय जी को। विजय जी मेरा सवाल ये है कि भाई अगर देश की जनता इतनी त्रस्त है, इतनी परेशान है, इतनी तंग है, तो ठीक है, फिर तो इन लोगों को चुनाव का वेट कर लेना चाहिए। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में देश की जनता अपने आप जवाब दे देगी बीजेपी को। देखिए क्यों संसद में महागठबंधन बनाने की तैयारी है? नहीं, अगर ये महागठबंधन अगर ये काले धन के खिलाफ है और जनता के साथ है, तो मेरे 2 छोटे सी रिक्वेस्ट है जनता की तरफ से, सारे महागठबंधन के जो मेंबर्स हैं उनके लिए। क्या आप जब अपनी मीटिंग करेंगे पार्लियामेंट से पहले, क्या आप देश के सामने एक एक्शन प्लान रखेंगे कि इस देश से काला धन कैसे हटे? क्या महागठबंधन के पास कोई सुझाव है कि एक टाइम बाउंड मैनर में सरकार को क्या करना चाहिए जिससे काला धन इस देश से पूरी तरह से खत्म हो जाए? सर महागठबंधन पहला में जितने लोग शामिल हैं उनकी पार्टियां ये कह रही थी कि पहले से कंसेंसस बना लेना चाहिए था। अगर कंसेंसस बनाते तो क्या सर्जिकल स्ट्राइक होती? मैं वही आ रहा हूं, मैं अब आ रहा है ना। देखिए मौलाना एक सेकंड सर पूरा कर ले फिर आप बोलिए। अभी तो एक कदम उठाया सरकार ने, अभी तो कई कदम उठाने, एक कदम से तो काला धन हटेगा नहीं। तो अब जितनी ज्ञान और जितना एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल पार्टीज का, अब आप मिलकर एक एक्शन प्लान बनाइए कि आगे कैसे हटाना है। दूसरा सवाल, क्या गठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं मिलकर तय करेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम को आरटीआई के तहत लाना चाहिए ताकि जनता को भरोसा हो, कोई भी आदमी पूछ ले? मुझे यह बात बताइए कि आम जनता ये उम्मीद कर रही थी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी की बात करती हैं, लेकिन जब आरटीआई की बात आती है जिससे काला धन या सोर्स ऑफ फंडिंग पता लगे, तब ये क्यों भाग जाते हैं? तो आज जनता भी तो सवाल चाहती है सर कि आप एक एक्शन प्लान दीजिए, इस देश की समस्या का समाधान दीजिए। अपोजिशन आप कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट क्या है? आपका अल्टरनेट सुझाव क्या है, प्रोसेस क्या है, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? क्योंकि काला धन ओवरनाइट तो बना नहीं, 70 साल हमने पॉलिसीज बनाई, उसके कारण जो भी गलतियां रही उसके कारण काला धन जमा हुआ। अब क्या सुधार करें? हो सकता है कि भारत सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने ऐसे अभी बहुत सारे लूप होल छोड़ दिए हों जिसके कारण काला धन बन सकता है। आप उस पर ब्लॉक करिए, आप सुझाव कीजिए कि देखिए साहब यहां से भी लीकेज हो सकती है, वहां से भी लीकेज हो सकती है। एक एक्शन प्लान दीजिए इस देश को, अगर आपको क्रेडिबल अपोजिशन बनना है तो। मौलाना आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। अभी 2 बातें निकल करके आई हैं कि साहब उनको ये मशवरा करना चाहिए था, ये मशवरा करना चाहिए था। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने जो कदम उठाया है कि बैक वक्त बता दिया है कि अब कल से ये होने वाला है, ताकि मौका इसलिए ना मिले कि अगर मौका दिया जाता, सारी पार्टियां मांग रही साहब 10 दिन का वक्त भी देना चाहिए था, 20 दिन का वक्त देना चाहिए था, ताकि हम अपना धन इधर से उधर कर सकें, वो ठीक है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो परसों ऐलान किया है, मुझे लग रहा है कि अभी 2 चीज़ों पर निशाना, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूं प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे, ये तो प्राइम मिनिस्टर जाने या भगवान जाने। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि मुझे लग रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर का निशाना जो लैंडलॉर्ड हैं, जो बड़े बड़े के रह तो रहे हैं एक मकान में और अरबों खरबों के हिसाब से, एकड़ों के हिसाब से ज़मीनें उनके पास हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों को भी अब होशियार हो जाना चाहिए जिन्होंने करोड़ों रुपए का सोना दबा करके रखा हुआ है। कहीं अब डर लग रहा होगा उनको प्राइम मिनिस्टर कहीं सोने पे वार ना कर दे। मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तरक्की के लिए जो पार्टी भी कदम उठा रही है, मैं श्रीकांत जी से फिर एक बार कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा सहूलियतें बढ़ा दीजिए, आप कदम उठाइए देश की तरक्की के लिए। पब्लिक ने आपको बहुमत दिया है, आप बहुमत के साथ हैं, हम बहुमत के साथ हैं। सरकार जो कदम आप उठा रहे हैं सहूलियतें देते जाइए और कदम उठाइए। कोई गरीब आदमी आपकी बात पे एतराज नहीं कर रहा है। आप हमारे महल्ले में चलिए, हम आपको दिखा देते हैं, एक एटीएम लगा हुआ है, बड़ी मुश्किल तमाम, तो चूंकि हमारा मुसलमानों का एरिया है तो लोग जल्दी लगाते नहीं है एटीएम, लेकिन
एक एटीएम लगा हुआ है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। अभी बात चल रही थी फॉरेन करेंसी की, विदेशी लोग, हम लाइव लेकर के आए हैं विदेशी आदमी, जरूरत पड़ेगी अभी ला करके खड़ा कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको सहूलियत से मिले। ये अलग बात है कि 2000 का नोट मिल रहा है, उसे छुट्टा नहीं मिल रहा है, पैसा मुहैया हो रहा है, लाइन में थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी, और परेशानी उन्हीं लोगों को हो रही है जिनके पास मोटी रकमें रखी है। हम जैसे गरीबों को या हमारे जैसे गरीब जो इस मुल्क में रह रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, 2-4 हज़ार रुपए तो महल्ले में आदमी दे देते हैं, चलो भाई काम चला लो अपना। मुझे लगता है कि सबको समर्थन करना चाहिए। मैं कुछ सबको चाहता हूं, रोहित जी आ सकता हूं? गौरव जी बोल लीजिए, फिर मैं आबे दुबे के पास जाऊंगा। बोलिए जी प्लीज। अभी विजय जी ने कहा कि सुझाव भी होने चाहिए, तो मैं उनकी बात से सहमत हूं कि सुझाव भी होने चाहिए। रोहित जी, ये जो काला धन हमने डीमोनेटाइज की करेंसी, इससे कुछ ही काला धन टैप कर पाएंगे, लेकिन ये जानकारी विजय जी को भी होगी कि केवल 1% लोग भारत में इनकम टैक्स देते हैं, और उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसके लिए हमें और इनकम टैक्स ऑफिसर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। स्क्रूटनी के लिए आपको भी जानकारी है रोहित जी कि जो इनकम टैक्स जमा होता है रैंडम स्क्रूटनी होती है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो और हम सारे इनकम टैक्स रिटर्न्स की स्क्रूटनी कर सकें, तो आपको और काला धन जो छिपा है या लोग नहीं देते हैं वो भी सामने आएगा। दूसरी बात, एक और विरोधाभास है भाजपा की नीतियों में। अभी 5 दिन पहले एक कैबिनेट ने बिल अप्रूव किया है रोहित जी, जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, अगर करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो उनका अप्रूवल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक नहीं देगी तब तक उनको आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह की शील्ड क्रिएट करना चाहती है। अगर आप जो बेईमान अफसर हैं उनके खिलाफ ऐसा संशोधन करके एंटी करप्शन लॉ में उनको प्रोटेक्शन देंगे, तभी ये फाइट अधूरी रहेगी, खोखली रहेगी। और इसीलिए जरूरी है कि आप पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। इनकम टैक्स ऑफिसर्स, उनके पास सारे मीन्स होने चाहिए। 1% जो इनकम टैक्स भारतीय देते हैं उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। सारे इनकम टैक्स रिटर्न स्क्रूटनाइज करिए। और जो विदेशों में काला धन वापस लाने की बात आपने चुनाव में करी थी, आज तक वो नहीं आया। आपने कहा था 90% काला धन देश से बाहर है, सर, उसको वापस लाने के सर गौरव भाटिया, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस पे आप चुप अब हैं। मैं एक चीज तो कह रहा हूं, सब ऐसे सवाल हैं सर, 1% आदमी टैक्स देता है इस देश में, आप कह रहे हैं। मेरे जैसे की तो सैलरी टैक्स कट के आती है। सर, पॉलिटिकल पार्टीज कभी अपने घर से क्यों नहीं शुरू करती? इन्होंने तो यह भी कहा था पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाइए, उनकी फंडिंग, उनका सारा पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, इस चीज को भी सार्वजनिक करना चाहिए। इस पर तो पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो आदमी जिसकी तनख्वाह कट के मिलती है उसको आप लोग टारगेट करने को हमेशा तैयार रहते हैं कि साहब ये टैक्स नहीं देता, इसको पकड़ लीजिए। आप ही की बात मैंने श्रीकांत जी से पूछी थी जब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने ऑर्डर किया कि सारी नेशनल पार्टी, जिसमें भाजपा भी है कांग्रेस भी है, अपनी अपनी डोनेशन का पूरा विवरण देंगी, तो उन्होंने कहा हम आरटीआई के परव्यू में नहीं आते। इसीलिए यह सवाल मैंने श्रीकांत भाई से पूछा था। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन 1000 करोड़ के डोनेशन जिसमें 700 करोड़ रुपए 20,000 रुपए से नीचे का दिखा के उसका ब्यौरा नहीं दिया जाता, 1 करोड़ रुपए लिया जाता है जिसका पैन कार्ड और एड्रेस नहीं है, तो क्या ये सीरियस बात नहीं है? इसका कोई जवाब नहीं। लोकपाल क्यों नहीं बनाया जाता? लोकपाल आप अपॉइंट करिए। ठीक है श्रीकांत, आप जवाब दीजिए, फिर मैं अभय जी आपके पास आ रहा हूं। बोलिए श्रीकांत जी। देखिए रोहित जी, जो आपका सवाल है, अब इस सवाल का भी तो इसमें निराकरण है। अब जब आप पूरी तरह से आप एक व्यवस्था बना रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी से चंदा लेने जाएगी तो वो चेक में मिलेगा, सब एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। तो व्यवस्था में बदलाव है। जब व्यवस्था में बदलाव हो रहा है, एक तरफ तो आप सवाल पूछ रहे हैं, जब सवाल का समाधान हो रहा है तो भाटिया साहब उस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो थोड़ा आप वो बुद्धिजीवी हैं, मुझे आपकी योग्यता पर कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब करने की बारी आती है तब आप करते नहीं। यादव सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की, और जो खनन माफिया है आपने उसको पहले कैबिनेट से हटा दिया, फिर आपने उसको कैबिनेट में ले लिया। पहले व्यक्ति थे, जैसे ही मोदी जी ने भाटिया साहब आपकी दिक्कत ये है। अब एक करके बोलिए ना भाटिया साहब, क्या दिक्कत है? एक एक करके बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है क्या? एक एक करके बोलते हैं, सबको सुनाई देता है, समझ नहीं आता लोग क्या कहना चाहते हैं। सब लोग आपको सुनते हैं और जैसे ही कोई बोलता है आप उसको इंटरप्ट करते हैं। श्रीकांत पूरा कीजिए, फिर अभय जी से मैं पूछना भी सुन रहा हूं आपको। श्रीकांत पूरा कीजिए। मैं सुन रहा हूं आपको, बोलिए। ठीक, श्रीकांत जी पूरा तो कीजिए। आप जो सुझाव दे रहे हैं चुनाव आयोग वाला, उस सुझाव पर सरकार काम कर रही है, आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं आप जो आप अधिकारियों की बात कर रहे हैं जनाब, आप अधिकारियों की बात तो करिए, लेकिन जो मंत्री हैं जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ये माफिया है, उसको आप कैबिनेट में ले लेते हैं। पहले आप हटाते हैं, फिर कैबिनेट में लेते हैं। यादव सिंह को आप पैदा करते हैं,
तो करनी और कथनी में फर्क होना चाहिए। और अब किसी को मौका ही नहीं मिलेगा यादव सिंह से कोई प्लीज अभय दुबे को सुन लीजिए। आपको समर्थन करना चाहिए सर। अभय जी को सुन लीजिए। अभय जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए तैयार होगी कि आरटीआई के दायरे में आए राजनीतिक पार्टियां सारी? आप ही लोगों ने दिया ना देश को आरटीआई का कानून। बिल्कुल रोहित जी, बहुत लंबा विषय है, इस पे चर्चा करने के लिए अलग से समय निर्धारित करना चाहिए। इतने माइक्रो लेवल पर बड़े राजनीतिक दल का कामकाज होता है कि वो ब्लॉक लेवल पर भी तक भी हमारे पास आरटीआई के ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, क्योंकि सारा पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन को दस्तावेज सौंपा जाता है। मैं बात ये करना चाह रहा था, अभी हमारे विजय सरदाना जी ने कहा कि कोई सुझाव देंगे। अरे सरदाना साहब, जो एसआईटी गठित हुई है, एमबी शाह साहब सुप्रीम कोर्ट ने कंस्टिट्यूट की है, उसने अपनी सारी रिकमेंडेशंस दी है। 3 लाख रुपए से ऊपर कैश मत रखिए, का ट्रांजैक्शन मत करिए, 15 लाख रुपए से ऊपर कैश मत रखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए दिया है, प्रॉमिसरी नोट पर दिया है। विस्तृत रिपोर्ट है, सरकार उसको लागू नहीं करना चाहती। देखिए रोहित जी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देख लीजिए, जब से मोदी सरकार आई है नेगेटिव ग्रोथ रेट है। 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट को आप देख लीजिए क्या हाल है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार घट रहा है। इस देश में चिंता क्या है आप जानते हैं? ये जो इन्फ्यूजन हो रहा है, ये जो छोटे छोटे लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो जिस प्रकार कुछ चुनिंदा बड़े लोगों का मोदी जी ने 1,12,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ किया फिर से, क्योंकि एनपीए की स्थिति यह है कि बैंक कोलैप्स होने की स्थिति में, ऐसा नहीं हो फिर से उनको राइट ऑफ कर दिया जाए। अभी श्रीकांत जी ने कहा, एक किसानों की बात चल रही थी फसल बीमा योजना। आप जानते हैं श्रीकांत जी, आश्चर्य होगा आपको, बीते 10 साल से फसल बीमा योजना पे एवरेज 2,348 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इस बार मोदी जी ने कहा विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना। सारा प्राइवेट कंपनियों को ये एक्चुरियल प्रीमियम पर काम दिया गया है। पता है 20,000 करोड़ रुपए का डिमांड नोट उन प्राइवेट कंपनियों का आया है। 2,000 करोड़ सिर्फ पहले से भी कम किसानों के पास जा रहे हैं, और 18,000 करोड़ बिरला और इफ्को टोक्यो और जो जितनी प्राइवेट कंपनियां उनके अकाउंट में जा रहे हैं। इसको रिव्यू करिए, किसान के नाम पर यह बड़ी धोखाधड़ी है। सर, हमने क्या आग्रह किया आपसे? अबे जी, जो प्रक्रिया, छोटी सी जानकारी आपको दे दे रहा हूं। रोहित जी, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हुई है, जिसमें सूत्र बता रहे हैं उन्होंने तय किया है कि 500,000 के नोट पे जो फैसला सरकार ने लिया है उस पे वो कदम वापस नहीं खींचेंगे। अब आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हम तो जनता की लड़ाई लड़ेंगे। रोजी, एक बहुत बड़ा मुद्दा यह है हायर डिनोमिनेशन के नोट का। पूरा विश्व यह आग्रह कर रहा है कि बड़ी मुद्राओं को प्रचलन में मत लाइए। आप देखिए, विश्व का सबसे बड़ा, क्योंकि जो टेरर की मनी है, जो ड्रग्स की मनी है, जो हवाला का कारोबार है, सारा हायर डिनोमिनेशन में हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा कैश सीजर जो ड्रग्स का था मैक्सिको में, $207 मिलियन का, वो 100 बिल्स में, सारे बड़े डॉलर में पकड़ाया है। तो G7 और G20 कंट्री भी ये प्रस्ताव लेकर आने वाले हैं। हाथ जोड़कर आग्रह है कि ये 2,000 के नोट से हवाला कारोबारियों की मांग को मानकर जो लागू किया है उसको आप विड्रॉ करिए। हम लड़ते रहेंगे जब तक जनता को राहत नहीं मिलेगी सरकार से। क्या कारण है बताएं? एक ने भी मुझे, भारतीय जनता पार्टी और अर्थशास्त्री ने नहीं बताया कि जो योजना बिल्कुल यही योजना जनवरी 2014 में लागू की, बस उसमें यह किया था कि उसके ट्रांजैक्शन पर प्रतिबंध नहीं लगाया, वो मोदी जी कंटिन्यू करते रहे। अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रचार और प्रसिद्धि पाना है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नियोजित तरीके से सब परिवर्तित कर दिया। आपका दुख यह है कि उन्होंने अपना कर लिया, आपको नहीं करने दिया। 30 सेकंड, या वो जो आप अभी तक कह रहे थे श्रीकांत, हमारा नहीं है, 30 आप सेकंड तो ले लीजिए। ठीक है सर, कह रहे हैं आपसे 30 सेकंड। श्रीकांत, लास्ट कमेंट कीजिएगा प्लीज, समय खत्म हो गया। रोहित जी, एक तरफ तो हमारे काबिल मित्र फसल बीमा की बात कर रहे हैं, लेकिन हिमाचल में इनकी सरकार है फसल बीमा लेकर ही नहीं आए। नंबर 2, ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो चंदे पर भी भ्रष्टाचार करती है, जनता से चंदा लेते हैं। नेशनल हेराल्ड केस जीता जागता उदाहरण है। इनके अध्यक्ष उपाध्यक्ष 5,000 करोड़ के फ्रॉड सेक्शन 25 की कंपनी है, वो कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भ्रष्टाचार की मुहिम में सरकार के साथ खड़े होंगे? हमें लगता है कि आज लड़ाई तय है। एक तरफ है भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है, जनता सरकार के साथ है, और जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है वो सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। थोड़ा इंतजार करना चाहिए मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए थोड़ा सा। 2-4 दिन में, 6 दिन में स्थिति और साफ हो जाएगी। अगर वाकई
सरकार का मैकेनिज्म काम नहीं कर पाता जैसा सरकार दावा कर रही है। हालांकि प्रधानमंत्री ने 50 दिन मांगे, लेकिन यह भी तय है कि 50 दिन लोगों के लिए इंतजार करना आसान नहीं होता। 5 7 10 दिन तक तो लोग सब्र रख सकते हैं। अगर तब तक चीजें पटरी पर लौट आती हैं तो हो सकता है लोगों को यह फैसला पसंद आ जाए, वरना शीतकालीन सत्र के अंदर क्या होने वाला है उसकी झलक आपने आज देख ली है। राजनीतिक पार्टियां अपनी रणनीति तैयार कर भी रही।